हाय, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथयापा में। हम लोग देख रहे हैं स्टैटिक्स जो है ये यूपीट्रिपल-एस-सी एएसओ के लिए असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। आज ये जो है आपकी लास्ट यूनिट के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ये कौन सी यूनिट है? 12वीं यूनिट है ये। इसमें क्या है? भारतीय सांख्यिकी प्रणाली, ठीक ना। क्या है इसमें? भारतीय, लिख लेते हैं, भारतीय सांख्यिकी प्रणाली, ठीक। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 2 यूनिट हम लोगों ने जो है कंप्लीट कर लिया है। पहला यूनिट आपका जो है सांख्यिकी के बारे में पूरा कंप्लीट कर लिया है। दूसरा जो हम लोगों ने कर लिया है आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रस्तुतिकरण भी हम लोगों ने कर लिया है, ठीक ना। ये 2 यूनिट उधर से कर लिया है, ठीक है। बाकी अब जो है इधर से स्टार्ट करते हैं। ये जो आपकी 12वीं यूनिट है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। भारतीय सांख्यिकी प्रणाली के बारे में देखते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे CSO के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो CSO होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। क्या होता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस होता है, जिसको बोला जाता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक ना। CSO को क्या बोला जाता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बोला जाता है, जिसको केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें भारत की एक अत्यंत ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण सरकारी संस्था रही है ये, जिसने दशकों तक देश के आर्थिक रीढ़ यानी आंकड़ों को संभालने का काम किया था ये, ठीक है ना। ठीक, आइए देखते हैं इसके बारे में और स्थापना और इतिहास देख लेते हैं इसका। इसका जो स्थापना हुआ था, CSO की स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी, ठीक ना। 2 मई 1951 को हुआ था, ठीक ना। इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 2 मई 1951 को हुई थी। इसका जो शुरुआती नाम है उसे क्या बोला जाता, उसका क्या नाम था? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या था? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन था, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन बोला जाता था, ठीक है। ठीक, लेकिन बाद में इसका नाम बदल करके सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कर दिया गया, ठीक। अब इसके मुख्यालय के बारे में बात करें। इसके मुख्यालय के बारे में बात करें तो इसका जो मुख्यालय है, मुख्य कार्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, सरदार पटेल भवन में स्थित था, ठीक है। और इसके औद्योगिक सांख्यिकी विंग, जो इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक विंग का एक बड़ा हिस्सा कोलकाता में काम करता था, ठीक है। अब यहाँ पे था आ रहा है, इसका मतलब क्या? क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो ऑफिस है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, ये क्या हो गया है? अब बंद हो गया है, ठीक ना। इसका जो है विलय जो है किसी और संस्था में कर दिया गया, ठीक। इस वजह से अब आप देख रहे होंगे तो इसके हर जगह पे क्या आ रहा होगा? था आ रहा होगा, ठीक। एक और सवाल है आपसे जो है, अगर इसके नाम के बारे में पूछा जाए आपसे, इसका जो ये नाम था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये कब बदल करके जो है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस हुआ? तो आपका जवाब होना चाहिए 2005 में हुआ था। और जो है आपकी NSO एक संस्था है, इसके बारे में हम लोग अभी फुल डिटेल पढ़ेंगे। NSO, ठीक है, इसने और जो है मौसवी मंत्रालय है, ठीक ना, मंत्रालय है मौसवी, उसने जो है इन दोनों ने मिल करके सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल करके 2005 में जो है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कर दिया था, ठीक है। ठीक, मतलब CSO लास्ट में जो ऑर्गेनाइजेशन था वो ऑफिस में चेंज हो गया था। कब हुआ था? 2005 में हुआ था। NSO और मौसवी ने मिल करके किया था, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आपसे पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, तो नई दिल्ली में था। लेकिन अगर आपसे बात किया जाए औद्योगिक सांख्यिकी विंग कहाँ पे था, तो आप बताएंगे कोलकाता में था, ठीक। अब बात करते हैं मंत्रालय की। यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, जिसको हम लोग मौसवी के बोलते हैं, के अंतर्गत ये काम करता था, ठीक ना। मौसवी का फुल नेम क्या है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक ना। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मौसवी के अंतर्गत ये काम करता था, ठीक। CSO का विलय और अब इसकी स्थिति क्या है उसके बारे में देखते हैं। अब CSO का एक स्वतंत्र संस्था के रूप में अस्तित्व है ही नहीं, ठीक। भारत सरकार ने सांख्यिकी व्यवस्था को और अधिक मजबूत और सुव्यवस्थित बनाने के लिए 23 मई 2019, ठीक, कब? 23 मई 2019 को एक ऐतिहासिक अधिसूचना जारी की,
इसके तहत सरकार ने 2 बड़ी संस्थाओं का आपस में विलय कर दिया था, ठीक ना। कौन कौन है उसके बारे में आगे जानेंगे। फिलहाल अभी इतना समझिए कि 23 मई 2019 को जो है इसका जो है विलय या फिर इसका मर्जर कर दिया गया था, ठीक ना। इसके जो CSO है इसका जो स्थापना है वो कब हुआ था, 2 मई 1951 में इसका स्थापना हुआ था। और इसका जो मर्जर हुआ है वो कब हुआ है, 23 मई 2019 को जो है इसका मर्जर या फिर विलय कर दिया गया था, ठीक है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता था इसके बारे में जान लीजिए। आइए, प्रशासनिक प्रमुख CSO का नेतृत्व एक महानिदेशक डायरेक्टर जनरल DG करते थे, ठीक। कौन करते थे, DG मतलब डायरेक्टर जनरल करते थे, जो भारतीय सांख्यिकी सेवा ISS के वरिष्ठ अधिकारी होते थे। कहाँ के होते थे, ठीक, जो है ISS के जो है वरिष्ठ अधिकारी होते थे। सर्वोच्च नियंत्रण किसका था इस पर, तकनीकी और नीतिगत मामलों में इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC, ठीक ना, NSC मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन और भारत के मुख्य सांख्यिकीविद चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया CSI से दिशा निर्देश मिलते रहते थे। मतलब ये समझिए कि इसके ऊपर जो नियंत्रण था वो किसका था, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, जिसको बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का जो है पूरे तरीके से नियंत्रण रहता था। इसी की बातें ये जो है मानता था। और भारत के जो मुख्य सांख्यिकीविद हैं जैसे चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया CSI जिनको बोलते हैं, वो जो है इनके जो है नीति को और इनके जो भी सुझाव होते थे उसको जो है ये जो है CSO मानती थी, ठीक है। अब बात करते हैं वर्तमान में जो प्रमुख हैं वो कौन है। वर्तमान में ये जो CSO है, ठीक है ना, CSO है, ये जो है अब NSO बन चुका है, NSO का हिस्सा बन चुका है। NSO में इसका जो है मर्जर हो चुका है। क्या हो चुका है, मर्जर हो चुका है, ठीक ना, मर्जर हो चुका है। इस वजह से अब जो है इसके पूरे ढांचे की जो जिम्मेदारी है चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया CSI सह सचिव मॉस्बी के पास होती है। पूरी की पूरी जो है फुल कंट्रोल किसके पास होता है, CSI और मॉस्बी के सह सचिव के पास होती है, ठीक। जब इसका मर्जर नहीं हुआ था तब ये क्या करता था, विलय से पहले तक और इसके विलय के बाद भी जो है इसके जिम्मे जो है देश के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़े तैयार करने का काम था। पहला, राष्ट्रीय आय का लेखा जोखा मतलब नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो है तैयार करना इसके जो है जिम्मे पे था। मतलब देश की जो GDP है, सकल घरेलू उत्पाद GNP और प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम की गणना करना और उसकी तिमाही सालाना रिपोर्ट जारी करना इसका सबसे बड़ा प्राथमिक काम था, ठीक है। औद्योगिक सांख्यिकी इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स देश के कारखानों और उद्योगों की सेहत मापने के लिए यह IIP मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है ना, क्या इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मतलब औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ठीक। IIP का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मतलब औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करता था। इसके साथ ही यह ASI मतलब एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज भी करवाता था। क्या करवाता था, ASI भी यह करवाता था। ASI का फुल फॉर्म एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज भी ये करवाता था। महंगाई के आंकड़े कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, ठीक ना, क्या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तैयार करना जिससे देश में वास्तविक महंगाई का पता चलता था, ठीक है। फिर आगे मानव विकास सांख्यिकी ह्यूमन डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स SDS भी ये तैयार करता था। देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और ऊर्जा से जुड़े सांख्यिकी आंकड़ों को संकलित करने का भी काम जो है CSO ही करता था। अंतर्राष्ट्रीय समन्वय संयुक्त राष्ट्र UN और अन्य अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठनों के साथ भारत के प्रतिनिधि के रूप में डेटा का आदान प्रदान करना भी CSO की ही जिम्मेदारी। CSO का इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। बजट और योजना निर्माण की बुनियाद, ठीक। भारत सरकार जब भी अपना वार्षिक बजट या पंचवर्षीय योजना अब नीति आयोग के एजेंडे तैयार करती थी तो आधारभूत डेटा CSO ही प्रदान करता था, ठीक। बिना सटीक डेटा के कोई भी नीति बनाना अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्थिक सूचक मतलब इकोनॉमिक इंडिकेटर। देश मंदी की तरफ जा रहा है या विकास कर रहा है, इसका सबसे प्रामाणिक विकास CSO की GDP रिपोर्ट ही होती थी। शेयर बाजार से लेकर विदेशी निवेशक FIS फॉरेन इंस्टीट्यूशन ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक, ये जो है तक इसके आंकड़ों पर पैनी नज़र रखते थे। RBI की नीतियाँ,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी मौद्रिक नीतियों जैसे रेपो रेट तय करना में सीएसओ द्वारा जारी सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और आईआईपी औद्योगिक विकास के आंकड़ों का ही इस्तेमाल करता था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसके आंतरिक प्रभाग इंटरनल डिवीजन के बारे में बात कर लेते हैं। सीएसओ अपने कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए 5 प्रमुख भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा हुआ था? 5 जो है पार्ट में जो है ये बटा हुआ था। कौन कौन सा? पहला राष्ट्रीय लेखा प्रभाग जिसको हम लोग बोलते हैं NAD, ठीक ना, जो मुख्य रूप से जीडीपी की गणना करता था। ठीक, आपसे पूछा जा सकता है कि जीडीपी की गणना कौन करता है, तो आप बताएंगे NAD नेट क्या करता है? जीडीपी की गणना करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय लेखा प्रभाग बोलते हैं। ठीक ना, नेशनल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग SSD जो पर्यावरण, रोजगार, लिंग आधारित सांख्यिकी पर काम करता था। ठीक, सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग SSD किस पे काम करता था? पर्यावरण, रोजगार, लिंग आधारित जेंडर पर जो है काम करता था। आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग ESD जो आर्थिक गणना, इकोनॉमिक सेंसस, क्या चीज़? इकोनॉमिक सेंसस और विभिन्न सूचकांक तैयार करता था। वो क्या डिपार्टमेंट था? ESD आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग था। प्रशिक्षण विभाग ट्रेनिंग डिवीजन जो भारतीय सांख्यिकी सेवा ISS के अधिकारियों और अन्य सांख्यिकी कर्मियों को जो है ट्रेनिंग देता था। ये प्रशिक्षण विभाग था। समन्वय और प्रकाशन विभाग जो सभी आंकड़ों को अंतिम रूप देकर के पत्रिकाओं और रिपोर्टों के माध्यम से प्रकाशित करता था। ठीक, तो जो CSO है उसके 5 महत्वपूर्ण अंग थे। कौन कौन से थे? पहला राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग, आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग, प्रशिक्षण प्रभाग, समन्वय और प्रकाशन प्रभाग। ये 5 इसके जो है मेन पार्ट हुआ करते थे। निष्कर्ष के रूप में अगर बात किया जाए, आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास में CSO का योगदान अतुलनीय है। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस जिन्हें भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है, PC महालनोबिस जिनको बोला जाता है कि विरासत को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यालय ने देश को डेटा के मामले में आत्मनिर्भर बनाया और आज यही काम अधिक आधुनिक और एकीकृत रूप में NSO कर रहा है, जिसका मर्जर जो है NSO में कर दिया गया है CSO का। ठीक है, अब बात करते हैं सांख्यिकी पद्धतियाँ और बेस ईयर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए जीडीपी का वर्तमान आधार वर्ष क्या है। CSO ने राष्ट्रीय लेखा नेशनल अकाउंट के लिए आधार वर्ष को संशोधित करके 2011-12 किया था। ठीक, पहले ये 2004-5 था, फिर क्या हुआ 2011 और 12 किया गया। यह बदलाव जनवरी 2015 में किया गया था। ठीक ना, पहले ये किसको बेस आधार माना जाता था? 2004 या फिर जो है 5 को माना जाता था, लेकिन जनवरी 2015 में जो आधार वर्ष है वो कितना किया गया? 2011 और 12 किया गया। ठीक ना, तो ये बात याद रखिएगा, आधार वर्ष क्या चल रहा है? 2011 और 12 चल रहा है जीडीपी के लिए। ठीक ना, IIP का वर्तमान आधार वर्ष क्या चल रहा है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये पूछा जा सकता है फुल फॉर्म, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसे मई 2017 में 2004-5 से बदला गया था। ठीक ना, मई 2017 में 2004 और 5 से जो है बदला गया है। ठीक ना, और इसका जो बदल करके क्या किया गया है? 2011 और 12 जो है इसका बेस ईयर रखा गया है। ठीक ना, ठीक, जो IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसको जो है 2017 में 2004-5 से बदल करके क्या कर दिया गया है? 2011-12 इसका बेस ईयर कर दिया गया। ठीक, और वो कब किया गया? जनवरी 2015 में कर दिया गया था। CPI के अनुसार क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंबाइंड शहरी ग्रामीण का जो आधार वर्ष है वो क्या है? 2012 है। कितना है? 2012 है। ठीक ना, और सबका कितना है? 2011-12 है, इसका जो है 2012 है। ठीक ना, ठीक। ASO स्पेशल नोट्स देख लेते हैं कि अगर पूछा जाए कि जो है राष्ट्रीय आय की गणना में ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA का कंसेप्ट कब शामिल किया गया? तो यह जनवरी 2015 में CSO द्वारा आधार वर्ष बदलते समय ही मार्केट प्राइसेस पर गणना करने के लिए अपनाया गया था। ठीक ना, किस पे गणना करने के लिए अपनाया गया था? तो मार्केट प्राइस पे। किस पे? मार्केट प्राइस पे जो है गणना करने के लिए अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? जनवरी 2015 में अपनाया गया था। किसके द्वारा अपनाया गया था? CSO के द्वारा अपनाया गया था। और क्या अपनाया गया था? GVA। ठीक ना, GVA इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्या चीज़? ग्रॉस वैल्यू एडेड का कंसेप्ट शामिल किया गया था। ठीक ना, ग्रॉस वैल्यू एडेड का
कंसेप्ट शामिल किया गया था। क्यों शामिल किया गया था? क्योंकि नेशनल इनकम की गणना करने के लिए ग्रॉस वैल्यू एडेड का कंसेप्ट शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 2015 में CSO द्वारा जो है आधार वर्ष बदलते समय ये किया गया। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो है पहली आर्थिक गणना के बारे में जो है आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जो पहली आर्थिक गणना थी वो क्या थी? 1977 में CSO द्वारा आयोजित की गई थी, ठीक ना। जो देश की पहली आर्थिक गणना थी 1977 में CSO द्वारा आयोजित की गई थी, ठीक है। इसके बाद क्रमशः 1980 में हुई, ठीक। पहले तो 1977 में हुई, उसके बाद फिर कब हुई? 1980 में हुई, ठीक। फिर 1990 में, फिर 98 में, फिर 2005 में, फिर 2013 में, फिर 2019 में 7वीं आर्थिक गणना जो है आयोजित की गई है, ठीक है। ठीक, मतलब पहले 80 से 90 10 का गैप, फिर 90 से 98 में जो है 8 का गैप, ठीक। 98 से 5 में हुआ, ठीक, 7 का, फिर इधर जो है आपका 8 में, फिर जो है आपकी जो है 2019 में जो है 7वीं आर्थिक गणना जो है आयोजित हुई, ठीक ना। 2013 में 6वीं हुई थी, 2019 में 7वीं आर्थिक गणना आयोजित की गई थी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहली कब हुई थी? 1977 में हुई थी, और आखिरी जो है कब हुई है? 2019 में जो है आपकी 7वीं आर्थिक गणना आयोजित की गई है, ठीक है। आइए उसके बारे में कुछ हम लोग एक बार तथ्य देख लेते हैं। तो आपको एक बार फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ। 1977 में जो है पहली आर्थिक जो है गणना हुई थी, ये पहली थी, ठीक है। उसके बाद जो है जब आखिरी हुई थी 7वीं जिसको बोलते हैं, तो वो 2019 में जो है हुई है। फाइनल जो है 2019 में 7वीं हुई थी, 7th हुई थी, ठीक। आइए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। नोडल मंत्रालय कौन था? MOSPI था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जो है इसको करवाया था, और उसके जो हेड थे इनको बोला जाता है CSI, मतलब चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया, ठीक। और ये MOSPI के जो है सचिव भी थे, ठीक। प्रवीण श्रीवास्तव जो है इसके हेड थे, आप यूँ कह सकते हैं, ठीक है। जब ये 2019 के जो है आर्थिक गणना हुई थी। पार्टनर एजेंसी कौन थी? IT पार्टनर। MOSPI ने इस गणना को ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के CSC ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड कॉमन सर्विस सेंटर्स के साथ हाथ मिलाया था। पूर्णतः डिजिटल, 100% डिजिटल, यह भारत के इतिहास की पहली ऐसी आर्थिक गणना थी जो पूरी तरह से डिजिटल थी। इसमें कागज़ पेन की जगह ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स यानी एक विशेष रूप से विकसित मोबाइल ऐप का उपयोग करके डेटा कलेक्ट किया गया था। भू टैगिंग मतलब जियो टैगिंग, इस गणना में शामिल सभी प्रतिष्ठानों उद्यमियों के स्थानों की जियो टैगिंग की गई ताकि डेटा की सटीकता और प्रामाणिकता बनी रहे। समय सीमा और कवरेज के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी शुरुआत 29 जुलाई 2019 को त्रिपुरा राज्य से की गई थी। कहाँ से किया गया था? त्रिपुरा राज्य से किया गया था। 29 जुलाई 2019 को किया गया था। इसके बाद इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू किया गया। फील्ड वर्क, कोविड-19 महामारी के कारण इसका फील्ड वेरिफिकेशन और डेटा कलेक्शन का काम साल 2021 तक जो है खिंच गया था, क्योंकि कोविड उसमें आ चुका था। भौगोलिक कवरेज, इसमें देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी गाँवों और शहरी ब्लॉकों को कवर किया गया था। किसे शामिल किया गया था इसमें? देश की सीमाओं के भीतर कृषि, खेती, वृक्षारोपण को छोड़ करके कृषि मतलब खेती और वृक्षारोपण को छोड़कर जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन आदि, और गैर कृषि क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों, वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन या वितरण में लगे सभी प्रतिष्ठानों की गणना की गई, चाहे वे पंजीकृत हों या फिर गैर पंजीकृत हों, ठीक है। गणना से बाहर रखी गई गतिविधियाँ क्या है? ठीक, इसमें ये देख लीजिए। शुद्ध रूप से कृषि गतिविधियाँ जैसे फसल उत्पादन और वृक्षारोपण, ये इसमें नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे UN, WHO, विदेशी दूतावास आदि की गतिविधियां नहीं थी। अवैध गतिविधियां या ऐसी गतिविधियां जो सार्वजनिक नीति के खिलाफ हों, वो भी नहीं थी इसमें। घरेलू नौकर, कामगार जो घरों में व्यक्तिगत काम करते हैं, वो भी नहीं थे। सांख्यिकी महत्व और उपयोग। सैम्पलिंग फ्रेम तैयार करना। इस 7वीं आर्थिक गणना का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि इसने देश के असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का एक सटीक डेटाबेस तैयार किया। इसी डेटाबेस का उपयोग NSO द्वारा भविष्य में किए जाने वाले सर्वेक्षणों जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के सर्वे के लिए सैम्पलिंग फ्रेम के रूप में किया जाता है, ठीक।
उद्यमों का वर्गीकरण, इसमें डेटा को NIC 2008 नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड के आधार पर वर्गीकृत किया गया, जिससे यह पता चलता है कि देश में किस प्रकार के उद्योगों की संख्या सबसे तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक, ये था आपका 2019 का जो है एक फुल डिटेल था, ठीक है ना, कि जो ये 7वीं गणना हुई थी, आर्थिक गणना, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, कैसे कैसी थी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा आप इसमें, जो प्रवीण श्रीवास्तव साहब थे ये उसमें CSI थे 2019 के समय में, और ये जो है आपके मॉस्पी के जो है सचिव भी थे। आइए जो है देख लेते हैं जो जहाँ पे थे। देखिए, देश के सीमाओं के भीतर सभी उद्यमियों का भौगोलिक और आर्थिक डेटा जुटाने की जिम्मेदारी CSO के आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग ESD की ही थी। महत्वपूर्ण सांख्यिकी प्रकाशन के बारे में देख लेते हैं। CSO द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट्स के नाम सीधे ऑब्जेक्टिव पेपर्स में पूछ लिए जाते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स NAS, ठीक, नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स, इसे सांख्यिकी की भाषा में श्वेत पत्र भी कहा जाता है। श्वेत पत्र के बारे में पूछा जाए तो क्या है? नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स NAS, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, ठीक, इसे व्हाइट पेपर भी कहा जाता है। यह भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे प्रमाणिक दस्तावेज है जिसे CSO हर साल जारी करता था। ठीक, सांख्यिकी सार, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट इंडिया, यह देश का सबसे व्यापक सांख्यिकीय संकलन है। क्या है? सांख्यिकी संकलन क्या है आपका? सांख्यिकी सार है। ठीक है, भारत के पर्यावरणीय आंकड़े कौन देता है? इन्वायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, पर्यावरण सांख्यिकी, ग्रीन GDP की दिशा में कदम पर रिपोर्ट तैयार करने की शुरुआत भी CSO के सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग ने ही किया था। IIP के बारे में बात कर लेते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की तकनीकी कड़ियाँ। ठीक, जो IIP है, ठीक, IIP है, इसके जो 3 मुख्य क्षेत्र बांटे गए हैं। पहला माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी। माइनिंग मतलब खनन, मैन्युफैक्चरिंग मतलब विनिर्माण, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत। ठीक है, इसके 3 मुख्य क्षेत्र हैं, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी। वेटेज, विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग का जो वेटेज है IIP में सबसे अधिक है। ठीक, लगभग 77.6% है। कोर इंडस्ट्रीज, IIP के भीतर 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली, ये जो है इसके अंदर 8 कोर IIP शामिल किए गए हैं। ठीक है, जिसमें से IIP में कुल वेटेज लगभग 40.27% होता है। ठीक, शामिल है जिनका IIP में कुल वेटेज लगभग 40.27% होता है। इन 8 कोर उद्योगों का डेटा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जारी करता है। ठीक, ये जो 8 कोर उद्योगों का जो डेटा है वो कौन बताता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जारी करता है, लेकिन यह IIP का मुख्य हिस्सा बनते हैं। IIP मतलब अगर बात किया जाए तो IIP मतलब क्या होता है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स। अब बात कर लेते हैं महालनोबिस मॉडल और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के बारे में। CSO की पूरी नींव भारत के सांख्यिकी प्रणाली पर टिकी है, इसलिए PC महालनोबिस से जुड़े फैक्ट जो है सीधे पूछ लिए जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के थे, उनका जो जन्मदिन जो है इसी तारीख में हुआ था। 29 जून को ही उनका जो है जन्म हुआ था। इसी वजह से जो है उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को जो है मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पक्का आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC की स्थापना। ठीक, इसके बारे में फुल डिटेल हम लोग जो है आगे देखेंगे क्या है कैसे है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। इसके बारे में अगले लेक्चर पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। NSC क्या है, कैसे ये रन करता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।